हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो आज से पढ़कर फोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 70 में 70 लाना है और 30 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो 70 में 70 अगर फोड़ना है तो आज से और अभी से जुट जाना होगा। आज मैं क्या करने वाला हूँ, जितना भी पहले लेसन के यानी कि अध्याय 1 का विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में लेसन का पूरा एंड करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना और अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस अध्याय को देखने के बाद आपको कहीं से भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो श्योर है, कितना है, श्योर है कि आप फोड़ कर आएंगे और इससे अलग कहीं नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले मैंने लिख भी लिया, थोड़ा यही सिर्फ लिखा हूँ प्रकाश का परावर्तन, और आपके सामने ही लिखूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, इस पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें तो आप बताना चाहो तो प्रकाश का परावर्तन भी बताऊं, अपवर्तन भी बताऊं, लेंस भी बताऊं, लेंस का अवतल लेंस बताऊं, उत्तल लेंस बताऊं। बताने का तो बहुत कुछ बताने का है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको बता रहा हूं, क्लियर। और उससे बाहर तो कतई नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान देना। मैं आपको 15 दिन बाद पेपर दिखाने वाला हूँ, फिर आप फोड़ के आएंगे, ये भी मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई ये मुझे आता है पहला लेसन, तो ठीक है भाई, छोड़ के जा सकते हो। लेकिन ये भी मैं बता दे रहा हूँ, लेसन तो आता है बट लास्ट तक आपको नहीं आता होगा। जो मैं बताना चाहता हूँ ना वो आपको नहीं आता होगा। अगर आता भी है तो प्लीज़ यार 1 घंटे टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखिए। आप 1 घंटे टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्लियर। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहली बात आ जाती है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको आता है फिर भी देखना, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक शायद आपसे छूट रहे हैं ये सोचकर, क्लियर। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये पार्ट है। इसमें सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। वैसे आज क्लियर स्क्रीन दिख रहा है, सब कुछ है, मस्त है, तो वीडियो भी मस्त जाएगा ना। इसे क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होता है। रटना नहीं, समझना है आपको इस चैनल पर ना, जिससे कि मैं बार बार बोलता हूँ। देखिए, रेड पेन से बनाता हूँ ना, यहाँ पे बना। जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है, क्या है, ध्यान समझिएगा कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, जैसे ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या हुआ, इधर से आया, ठीक। जब प्रकाश की किरण आती है तो पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। फिर क्या होता है, जैसे आया और ऐसे क्या हो गया, वापस लौट गया, क्लियर। जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो अधिकांश भाग, पूरा नहीं तब भी कई भाग जो है वापस लौट जाते हैं, और इसी लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये बीच में अभिलंब होगा, क्या बोलते थे यार, सॉरी थोड़ा तिरछा बन गया है ना। अब ये प्रकाश किरण आई और ये इधर से चली गई है प्रकाश किरण, तो हम इसको मान सकते हैं, इसको मान लो ए, और ये इसको पूरा कर दो ना, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, ठीक है। अब देखिए, ये प्रकाश किरण आई और गई, तो यहाँ से आई, जिधर से आती वो आई हो गया, और आर, अब ये आई आर क्या है, अब लास्ट तक देखते रहिए, समझ में आएगा। और न्यूमेरिकल कल मिलेगा, यानी कि आंकिक प्रश्न जो रहेगा वो कल वीडियो आपको मिल जाएगा इसी टाइम, जो टाइम ये आप देख रहे हो ना उसी टाइम मिलेगा। तो क्या रहेगा, परावर्तन के नियम, हेडिंग डालो, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण, देखिए आई और आर, अब समझिए, ये आपतन कोण, ये परावर्तन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए अब ध्यान से, ये बीच हो गया, बीच के जितना भाग इधर है, भले ही मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन अगर नापा जाए स्केल से, बराबर से किया जाए तो सभी भाग बराबर हो गए। तो ये भाग इतना बराबर है और ये भाग इतना बराबर है, यानी कि दोनों भाग बराबर है आपस में, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, तो बराबर होते हैं। तो यही प्रकाश का परावर्तन के नियम है। तो लिखिए, यही लिखिए, आपतन कोण क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्लियर हुआ इतना। जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये तो पहला नियम रहा आपका। दूसरा नियम देख लीजिए, 2 नियम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूज होने से क्या फ़ायदा, लिखना मुझे चाहे जितना भर के लिख, दूसरे ही नंबर मिलने वाला। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि जितना आप
लिखो, इतना लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा आपको ना। तो देखिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, देखिए अब दोनों जो है बराबर हैं, है कि नहीं बराबर। देखिए भाई जितना आई है उतना आर है, तो वही क्या होता है परावर्तन के नियम है। अब इसमें लिख दीजिए आपतन कोण, आपतन कोण हुआ। अब फिर क्या है परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला क्लियर हुआ, परावर्तन के नियम क्लियर हो गए। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण आता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं परावर्तन के नियम कहते हैं। क्लियर हो गया ना, ये आपका क्लियर हुआ होगा परावर्तन के नियम। और फिर परावर्तन क्या कहता है जितना आई है उतना आर है, ठीक है, यही चीज़ मैं लिखा हूँ ऊपर। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या दोनों तो एक के बार लिख दिया यार, सॉरी, है ना, मैं बताना कुछ और चाह रहा था, यही चीज़ मैं पूरा लिख दिया, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, इसको गलत नहीं काटता हूँ, दूसरा इसको लिख देता हूँ, यही चीज़ है, सेम यही है, एक ही बार लिखना आपको। क्या है आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये बीच वाला क्या है आपका अभिलंब है, ये क्या है आपका आपतित किरण है, और फिर के ये क्या होता है आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, और ये आपका क्या है अभिलंब है, और ये आपका परावर्तित किरण। देखिए परावर्तित जो वापस लौट गया ये परावर्तित किरण है, और ये आपतित किरण ये अभिलंब मध्य बिंदु है, यानी कि जिसको कहते हैं आपतन बिंदु, और ये अभिलंब है। क्लियर। अब इसको लिखिए थोड़ा, आपतित किरण लिखिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या आपतन बिंदु पर अभिलंब, और परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण। क्लियर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, जो मैं बोला था भी वही लिख रहा हूँ ना। परावर्तित किरण तीनों देखिए 1 2 3 तीनों एक ही तल पर हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। क्लियर हुआ ना। तो मुझे उम्मीद है कि प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा। अब अगला हेडिंग जो है इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, सभी हेडिंग है इम्पॉर्टेंट है, अगर स्किप करोगे भगाओगे आगे पीछे करके देखोगे तो उससे फ़ायदा आपका नहीं होने वाला। चलिए अब अगले पेज में चलते हैं, क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अगले हेडिंग मिलेंगे। तो अगला हेडिंग आपको क्या बोला था मैं अभी जस्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यार स्किप मत करना इसको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इतना आराम से समझाऊँगा ना कि एकदम दिमाग में छप जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मैं आप सबके बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद ये वीडियो मतलब एक एक लेसन का एक एक वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या एक एक हेडिंग का बना देता ना। अब इसको समझिए, पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ना, नहीं पहले समझा दूँ फिर लिखूँ ना, ये सही रहेगा। तो वीडियो स्किप कर रहा हूँ मैं और फिर लिखूँगा, फिर डायग्राम के हिसाब से समझाऊँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो रह जाएगा। तो मैं ही बोर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। है तो बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे बुक में बहुत बड़ा है, बट मैंने क्या किया कुछ ना कुछ इसमें काट दिया, अलग कर दिया काट के, कि मेन जो है वही समझाया जाए भाइयों को, अपने स्टूडेंट को, छात्रों को, जो भी है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, रटना नहीं अभी मैं समझाता हूँ, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। ध्यान समझते हुए चलिए, बस केवल इसको पढ़ लीजिए, समझिए भी मत, अभी जो मैं अभी समझाऊंगा थोड़े नीचे इसके फिर समझना। तो यदि आपतन कोण आई का मान धीरे, आपतन कोण क्या होता है आई होता है, लिख लीजिएगा। आपतन कोण आई का मान बढ़ाए, ठीक, तो अपवर्तन कोण आर का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक। तो इसी माध्यम में परावर्तित होने की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब एक बार समझिए इसको, अब समझना शुरू करिए कि मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आता है, रेड पेन से बनाओ ना, जैसे कोई भी ये बिंदु हुआ, मान लेते हैं कोई भी प्रकाश की किरण आता है। अब जरा आप ये बताइएगा कि जब प्रकाश की किरण आएगा तो वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो ये गया, ठीक। और बीच में तब कोई भी मध्य बिंदु होगा ही जहाँ से टकराता होगा। अच्छा ये प्रकाश किरण ऐसे भी जा सकता था ना, तो यानी कि ये दीवार समझ लेते हैं, ये अभिलंब है, ठीक। तो ये अभिलंब हो गया,
ठीक। अब देखिए जैसे प्रकाश की किरण जब आएगी तो ये प्रकाश की किरण जब आई तो वापस जाएगी ना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा समझिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, मान लेते हैं ये सघन माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम है। हाँ, कौन से पेन से लिखूँ, रेड पेन से ही लिखता हूँ ना। ये मान लेते हैं सघन माध्यम, सघन मतलब जानते हो ना, एकदम घुस घुस के भरा हो कुछ ऐसा, ये सघन माध्यम है, ठीक। तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जैसे ये यहाँ से और इधर साइड गया, यानी कि इधर गया, या इधर से आया ना तो इधर साइड गया, तो सघन माध्यम से किस माध्यम में गया, विरल माध्यम में गया, में जाती है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब है, ये क्या है आपका, अभिलंब है। बीच वाला आपका क्या है, अभिलंब है। ये आपका क्या है, आई है, और ये वाला क्या है आपका, आर है। ये क्या है, आई है, और ये क्या है, आर है। क्लियर, ये आई है, ये वाला आर है, समझ में आया, ठीक है ना। अब ये आई है और ये आर, यानी कि इधर से आया और इधर से गया, तो यानी कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको अच्छे से समझिए भाई, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये आएगा भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई नाजायज़ चीज़ है, सभी चीज़ें पढ़ना है आपको। एक भी चीज़ अगर मिस कर देते हो, और इवनिंग वाला जो क्लास रहेगा शाम के टाइम वाला, वो भी क्लास लेना है, उसमें कुछ बताऊंगा महत्वपूर्ण इसी से रिलेटेड, ठीक। तो इसको अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है कि जैसे कोई किरण आया और फिर गया, तो आई और आर बन रहा है। आई क्या है और आर क्या है, अभी मैं बताया। आई है आपका आपतन कोण, और आपका आर है परावर्तन कोण, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अभिलंब है। तो आप इस प्रकार से, ये सघन हो गया आपका। अब मान सकते हैं ये विरल है, ये पूरा भाग क्या है, विरल है। तो विरल होगा भाई, तो वायु होगा कि नहीं होगा, ठीक, वायु होगा कि नहीं होगा, तो ये वायु होगा। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये पूरा आई मान ले सकते हैं, और ये पूरा यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अब आर मान सकते हो, इसको छोड़ो अब, और यहाँ से लेकर यहाँ तक किस चीज़ को क्या मान सकते हो, आई मान सकते हो, ठीक। और ये पूरा क्या हो गया आपका, कांच हो गया, क्या, कांच। और ये क्या हो गया आपका, वायु हो गया। अब वही चीज़ लिखा हूँ कि यदि आपतन कोण आई, ये आई है, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, आई है। अब ये जब विलंब से दूर हटेगा, जैसे ये सघन माध्यम है, ये आई है, यानी कि आपतन कोण, अब जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ से इधर जाएगा, ठीक, ये इधर से जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको आर वाला वैल्यू, ध्यान समझिए, ये वाला इधर खिसकेगा, किधर खिसकेगा, थोड़ा इधर होगा, समझ में, इधर, यानी कि ये ऐसे कुछ बनेगा, तब ऐसे बनेगा, तो मतलब इधर ही झुक रहा है ना, अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। और यही क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, फिर से एक बार देखिए, पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। और यदि आपतन कोण आई का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता है। अगर आई का मान बढ़ेगा धीरे धीरे तो अपवर्तन का कोण का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। और यही बार मैं बात कह रहा हूँ, यही बात कि जब आई बढ़ाएंगे भैया, ये वाला जब कोण बढ़ाएंगे तो ये विलंब से हमेशा दूर हटेगा, ये वाला कोण इधर झुकेगा थोड़ा थोड़ा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझ में आ गया, लेकिन इतना ही नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें भी हैं। क्या है शर्तें, लिख लो भैया, लिखो, हेडिंग डालो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तें। देखिए भाई, वैसे मैं लिखता हूँ थोड़ा जल्दी तो समझ में तो आता है, बोलता भी रहता हूँ, सुनते भी हो। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब आपतन कोण बढ़ा, देखिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, हमेशा याद रखना। अब क्रांतिक कोण क्या है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा जरूर, बट आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, हमेशा कोण से अधिक होना चाहिए। एक बात याद रखना, तभी ये फॉलो करेगा, अधिक होना चाहिए।
पहला क्लियर। दूसरा देखेंगे, आपतन कोण क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पहला चीज़ क्लियर। दूसरा चीज़ है प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी कि नहीं, विरल से उल्टा घुमा दो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। प्रकाश जो है हमेशा सघन माध्यम से किधर साइड जाती है, विरल माध्यम में जाती है, ये एक बात याद रखना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें भी याद हो गया आपको, समझ में आ गया। अच्छा बताओ, उल्टा चक्की कभी चलता है? नहीं चलता ना। अभी जैसे इंजन है या मोटर है, अगर उसको उल्टा चलाया जाए तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो वही चीज़ इसमें कहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि हमेशा यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, और आई का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आर का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, और यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम। ओके, तो फाइनली ये भी आपको समझ में आया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें भी समझ में आई। अब अगले हेडिंग में चलते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, चलो अगले पेज में। अगली हेडिंग है आपका स्नेल का नियम। जितना बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए अब। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता है, तो ये वीडियो को स्किप करना पड़ेगा मुझे, फिर लिखता हूँ, नहीं तो अच्छा बता के लिखता हूँ ना, ये सही रहेगा, क्योंकि छोटा है इसको और इसको समझाऊंगा आपको। देखिए, आपतन कोण कीजिए, लिखिए, पहले थोड़ा आपके सामने लिख देता हूँ ना। आपतन, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना। कोण क्या है, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन, और अभी बहुत ही अच्छे समझ में आएगा ये क्या है, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। कैसे होता है अभी समझाता हूँ, नियतांक होता है, क्लियर। और एक चीज़ लिख सकते हो, लिखो पहले माध्यम के सापेक्ष, बिल्कुल के सापेक्ष। अब इतना आसान तरीके से समझाऊंगा ना तो समझ में आ गया। क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, बस कहते हैं। ठीक, अब समझिए इसको। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा, बट आपकी निगाह से कैसे लिखा बता देना जरूर कमेंट करके, और ये ज़रूर बता के जाना भैया कि समझ में आता है या वैसे ही पढ़ते हो। ठीक, कि वैसे ही पढ़ाता हूँ और आप सब देखते हो। चलिए, स्नेल का नियम क्या हो, स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, ये जरा पहले देख लेते हैं। देखिए, मैंने बोला था ना सब कुछ कवर करूँगा, लेकिन क्या है छोटे वे में समझा दूँगा आपको, क्योंकि इसको दिमाग से अच्छे से बैठ कर समझिए, है ना। तो देखिए, स्नेल का नियम लिखो, 1n/2 फॉर्मूला होता है साइन I/sin r। ठीक, आई जो होता है, पहले थोड़ा लिख देता हूँ ना, तब आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा समझने में भी आपको। आई जो होता है वह होता है आपतन कोण, याद कर लेना। आई क्या होता है आपका, आपतन कोण होता है, और आर जो है वह अपवर्तन कोण होता है। आई क्या होता है, आपतन कोण होता है, और आर जो है अपवर्तन कोण। आप इसको समझिए, मैंने क्या बोला, आपतन कोण अपवर्तन कोण के अनुपात के, नहीं तो ऐसे कहिए, साइन जब लग जाएगा, साइन आपतन कोण की j और अपवर्तन कोण की j के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। पहले इतना समझिए, के अनुपात के बराबर होता है, ऐसे कहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से, आपतन कोण की j अपवर्तन कोण की j एक नियतांक होता है। ठीक, फिर कहिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का यन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। यन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक, ध्यान समझिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। एन क्या है आपका, अपवर्तनांक है। अब पहले माध्यम का, ध्यान समझिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो साइन I/के साइन R।
आई क्या है आपका आपतन कोण है और आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है। क्लियर, आई आर क्लियर हो गया। आपतन कोण और आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है। तो मुझे उम्मीद है कि स्नेल का नियम भी समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, आपतन कोण यहाँ पर जिया लगा देना, साइन है क्योंकि ना आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया एक अनुपात होता है, अनुपात नियतांक होता है चाहिए कहिए, और कहिए पहले माध्यम, फिर के बाद डायरेक्ट दूसरे पाइए। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे, सापेक्ष मतलब उल्टा ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी होता है अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। यही बात मैं समझा रहा हूँ, इसको याद करिए। 1/2 = साइन आई अपान के साइन आर, ये क्या है आपका स्नेल का नियम का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, साइन आई बटे के साइन आर। आई क्या हुआ आपका आपतन कोण हुआ और आर क्या है आपका अपवर्तन कोण है। अब अगला हेडिंग तुरंत देखिए, इम्पॉर्टेंट है, रेगिस्तान में मरीचिका या रेगिस्तान में उल्टा क्यों दिखाई देते हैं। तो मैं इसमें है तो बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करूंगा और बताने का भी प्रयास करूंगा सबसे शॉर्टकट में। ठीक, हेडिंग डालिए, रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका। अगर इससे संबंधित आ गया तो यही चीज़ लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, मरीचिका। ठीक, अब समझिए, रेगिस्तान में मरीचिका कहिए या रेगिस्तान में होने वाले मरीचिका कहिए, कुछ भी कहिए। अब समझिए इसको, अक्सर आप देखते होंगे गर्मियों के समय में रेगिस्तान में, कहाँ पर, रेगिस्तान में गर्मियों के समय में गर्मी बढ़ ही जाती है, ये तो क्लियर बात है, क्योंकि गर्मी में गर्मी बढ़ेगा। आप एक चीज़ समझो, जैसे मान लेते हैं बालू है, रेत है, चाहे रेत कहिए चाहे बालू कहिए, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर बालू है, पूरा घिस के भरा हुआ है ये बालू। ठीक, ये बालू भरा हुआ है, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे थोड़ा, ये ऊपर रेत जो है, रेत थोड़ा हल्का होगा, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला जो भाग है वह ज़्यादा गर्म रहेगा और नीचे वाला ये भी गर्म रहेगा, लेकिन इसके अनुपात में ये ज़्यादा गर्म रहेगा। ऊपर वाला ज़्यादा गर्म रहेगा नीचे वाले के अनुपात में। आप अक्सर देखते होंगे, कौन सा उदाहरण लूँ आपके लिए बेस्ट रहेगा, चलिए छोड़िए उदाहरण, तो अभी प्रेजेंट टाइम नहीं मुझे समझ आ रहा है, तो यही समझिए आप। सिर्फ उदाहरण तो कई हैं, बट क्या है यार समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊँ आपको। चलो कोई बात नहीं, समझिए इसको। ऊपर की सब तरफ बिरल रहेगा, नीचे की तरफ सघन, सघन मतलब ठूस ठूस के भरा हो, तो नीचे क्या है आपका सघन है, ऊपर क्या है आपका बिरल है। बिरल मतलब बिंदी बिंदी तरह के रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर आपका बिरल है और नीचे क्या है आपका सघन है। क्लियर, तो ठीक है, देखिए यहाँ पर एकदम नीचे जो होगा वो सघन होगा और ऊपर जो है थोड़ा बिरल होगा। इतना समझ में आया। तो जब प्रकाश की किरण आएगा तो सबसे पहले कहाँ करेगा, ऊपर करेगा। अच्छा ठीक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं वही बताने वाला था, वही बता रहा हूँ। देखिए अभी जब आप क्या बताऊँ यार, गैस जलाते हो, ठीक है, तो उसमें पानी रखते हो, लेकिन वो पानी जो है बराबर मात्रा में गर्म हो जाता है। बट ये बेस्ट एग्जाम्पल इसका नहीं हुआ। बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा तो बताऊंगा केवल कम्युनिटी टैब में ना, उसमें बता दूंगा मैं। अगर मिला मुझे तो मैं तुरंत बताऊंगा रेगिस्तान का बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और मिलेगा ही, प्रेजेंट टाइम नहीं याद आ रहा ना। तो देखिए जैसे प्रकाश की किरण आया तो ऊपर वाला जो भाग है, कौन सा, ऊपर वाला जो भाग है, ध्यान समझिए, ऊपर वाला भाग ज़्यादा गर्म रहेगा नीचे के अपेक्षाकृत, और नीचे वाला लेकिन सघन है, ऊपर वाला बिरल है। और यही चीज़ आपको लिखना है। लिखना क्या है, रेगिस्तान में गर्मियों के समय में, दोपहर के समय में, या गर्मियों के समय में, या रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में से गए, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में, दोपहर के समय रेगिस्तान में, रेगिस्तान मतलब समझ रहे हो ना, में यात्रियों को प्रायः दूर स्थित वृक्ष को उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। यात्री क्या देखते हैं, उल्टा दिखाई देते हैं। अभी आप तालाब देखिए और उसके बगल में आम का पेड़ या किसी चीज़ का पेड़ हो, तो वो क्या होता है, पूरा छाया जाता है ना उस पर, तो उल्टा दिखाई देता है। अगर परछाई अपनी देखो, बेस्ट एग्जाम्पल है, तो आपकी परछाई भी उल्टी दिखाई देती है रात के समय में, जब दूसरी तरफ से लाइट जलाओ, एक तरफ लाइट ना हो, इस तरह कि नहीं सभी तरफ से, चारों तरफ से लाइट से घिरे हो, तो ऐसे थोड़ी दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह देख लेना, तो उल्टा दिखाई देते हैं, और जिससे कि उन लोग को भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि कहीं पानी तो नहीं है, पानी तो नहीं है। तो यही चीज़ की भ्रम को ही क्या कहते हैं हम, रेगिस्तान में होने वाले मरीच क्या कहते हैं। यही चीज़ आपको लिखना है, समझ में, एक बार फिर से सुनिए, लिखेगिएगा, लिखते चलो।
रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में दोपहर के समय, कब के समय? दोपहर के समय रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में यात्रियों क्या है? यात्रियों को प्रायः दूर स्थित वस्तु, ठीक है, प्रायः दूर स्थित वृक्ष या कुछ भी कहिए, वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, क्लियर हुआ? रेगिस्तान में जो है गर्मियों के समय में, दोपहर के समय में रेगिस्तान में यात्रियों को प्रायः दूर स्थित जो वृक्ष है वह क्या होता है? उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। और जिससे, जब उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो जिससे कि उन्हें जैसे लगता है कि जिससे उन्हें आसपास क्या है? उन्हें आसपास पानी क्या है? पानी होने का भ्रम हो जाता है, पानी होने का भ्रम हो जाता है। नहीं तो कहिए भ्रम की इसी घटना को बंद करिए, इसी प्यार, इसी घटना को जो भ्रम हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? घटना को मरीचिका कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। अब इसको समझिए अच्छे से। फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि रेगिस्तान में जो है प्रायः सुबह के समय, नहीं दोपहर के समय, सुबह के समय नहीं, ना सुबह ना दोपहर, रेगिस्तान में गर्मियों के दिन में यानी कि मई जून के महीने में जो है दोपहर के समय में अक्सर यात्रियों को यह भ्रम हो जाता है कि वृक्ष जो है उल्टा दिखाई दे रहा है, तो उन्हें प्रायः भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर कहीं तो पानी तो नहीं है। तो यही भ्रम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। बट आप इतना लिखेंगे थोड़ा अच्छा कम लगेगा। अगर 1-2 नंबर में आया तो ठीक है, इतना लिख दिए। अगर और नंबर में आ गया तो क्या लिखोगे? तो सुन लीजिए, मैं वैसे बता दे रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने बताया अभी। देखिए फिर लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा, अतः रेगिस्तान में दोपहर के समय में जब प्रकाश की किरण रेत पर पड़ती है, ध्यान समझिएगा, अपनी तरफ से बना रहा हूँ इसको, ध्यान समझिए। अतः दोपहर के समय में जब प्रकाश की किरण किसी रेत पर पड़ती है तो ऊपर की रेत यानी कि विरल माध्यम में रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जो नीचे का सघन माध्यम में रेत पहले का यानी कि जो ऊपर के अपेक्षाकृत कुछ कम गर्म होती है, लेकिन ऊपर के अपेक्षाकृत कुछ कम गर्म रहता है। और इसी घटना को रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका कहते हैं और उल्टा उल्टा दिखाई देता जो भी है, ठीक है। तो इतना जो मैं बताया हूँ आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या क्या मैं बताया अभी? स्नेल का नियम बताया, रेगिस्तान में होने वाला मरीचिका बताया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया और प्रकाश का परावर्तन बताया। अब मैं अगले हेडिंग पे और अगले पेज में चलता हूँ। मुझे लगता है जो आपको 4-5 हेडिंग जो मैं बताया है, 4 हेडिंग बड़े थे, लेकिन जो अब हेडिंगें हैं ये आसान है ना। एक और बड़ा मिल जाएगा थोड़ा, प्रकाश का प्रकीर्णन, यही शायद बड़ा होगा, ठीक। उसको चलिए अगले पेज में करते हैं, डायरेक्ट उसको ही पहले करेंगे। देखिए अगला हेडिंग क्या है आपका? प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन समझने से पहले आप इसको समझ लीजिए ज़रा। सुबह जब आप उठते हैं, और इस टाइम तो और भी, सुबह जब उठिएगा तो जंगला खिड़की जो भी होगा आपके पास और उधर से धूप आता हो पूर्व सब तरफ से ना, जब धूप आएगा तो यह बाहर निकलिए आप तो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। सुबह की टाइम अगर देखेंगे तो जब प्रकाश आएगा सुबह के टाइम, जैसे लगता है कोई कण है ना, छोटे छोटे दिखते हैं और आपसे बोलते हैं वो कीड़े हैं क्या है, जो भी है प्रकाश है। लेकिन वो जो कण होता है वह धूल और किससे बने होते हैं? वो धूल से बने होते हैं। वो जो कण होते हैं वो धूल और धुएं से बने होते हैं ना। वो जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो धूल और धुएं से मिलकर बने होते हैं। और जो यही जो कण होते हैं, यही जो कण धूल और धुएं, जो यही कण होते हैं ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। और इसी फैलने की प्रक्रिया को
प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा, फिर से इसको समझिए। लेकिन देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये है कि जैसे जब प्रकाश की किरण आती है तो वह धूल और धुएं से, जैसे जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरी तो उसमें से धूल व धुएं जो कण होते हैं, ठीक, धूल व धुएं आदि सूक्ष्म कण जो होते हैं, इन कणों के द्वारा जो प्रकाश, जो वे कण होते हैं, इन कणों के द्वारा प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। और यही फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश के जो कण होते हैं ये कितने रंग के होते हैं, जैसे प्रकाश के लिए सबसे अधिक कौन होता है, सबसे कम क्या होता है, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी लास्ट तक जरूर देखिएगा भाई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जितना मैं बता रहा हूँ सारा इम्पॉर्टेंट है और इसको एंड तक देखते रहिए, जितने भी देर तक बनेगा ना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन फिर से इसको समझिए, इसको एक बार मैं सुनाना चाहता हूँ। जैसे कोई प्रकाश की किरण है किसी माध्यम से गुजरता है तो वह धूल और धुएं के जो सूक्ष्म कण होते हैं और इन्हीं कणों के द्वारा सभी दिशाओं में क्या होते हैं, प्रकाश फैल जाती है। और प्रकाश के कणों द्वारा जो फैलने की प्रक्रिया होती है वही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और जो सभी रंग के रूप में देखते हो आप ना, छोटे छोटे कण जो रहते हैं, सभी रंगों के लिए प्रकाश प्रकीर्णन समान नहीं होता है। सभी रंग के लिए प्रकाश प्रकीर्णन समान नहीं होगा। अब जैसे लाल रंग के लिए कम ज़्यादा होगा, बैगनी होगा, तो ये टोटल कितने रंग हो गए आपके, 7 रंग हो गए, ठीक। और ये 7 रंग भी कैसे याद होंगे ये भी मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या क्या बताया वही लिखना है। क्या मैं बोला था पहले, जब प्रकाश, सबसे पहले बोला था जैसे जब प्रकाश किसी माध्यम से, थोड़ा विज्ञान भाषा में लिखो ना, नहीं तो अपने भाषा में लिखोगे तो सही नहीं रहेगा। जब प्रकाश किसी माध्यम में, क्या था, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है ना, से गुजरता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल व धुएं क्या होते हैं, जिसमें धूल व धुएं आदि के सूक्ष्म कण, आदि के क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। और इन कणों के द्वारा प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। और प्रकाश का कण समझते हो ना, प्रकाश का कणों द्वारा विसरण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जो मैंने कहा था वही बताया, ठीक है। आपके सामने इसलिए मैं लिखता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं मुझे वीडियो बड़ा करना है, ऐसा कतई मत सोचना, कभी मत सोचना। आप बता देना है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, बट ये मेरा मोटिव रहता है कि अगर आपके सामने मैं बोलूँगा और लिखूँगा तो आपको याद हो जाएगा। ये मेरा मोटिव रहता है, क्योंकि जब हमारे सर थे जो पढ़ा रहे थे तो वैसे सेम करते थे, पढ़ाते थे और तुरंत लिखवाते थे। क्या होता था, हम सबको काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत आ जाता था, फिर भी थोड़ा बहुत अगर कहें 100 में 10% तो आ ही जाता था, ठीक। और मैं इतना अच्छे समझा रहा हूँ, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, अपना जितना हो रहा है। अब इससे अच्छा तो नहीं हो सकता, इतना बेस्ट है मैं यही दे रहा हूँ आपको। क्या था, फिर से बता रहा हूँ कि सुबह के समय या किसी भी समय यही कहिए, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो जिसमें धूल व धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। क्या, धूल और धुएं, बार बार बोला था। और इन्हीं कणों के द्वारा प्रकाश चारों दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। प्रकाश के कणों द्वारा विसरण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब समझिए इसके आगे, प्रकाश के लिए सबसे अधिक क्या क्या होता है, रंग भी जान लीजिए। 7 रंग होते हैं ना, अभी याद करा दे रहा हूँ। के लिए सबसे अधिक देखिए, अब ये अधिक का सिर पे नहीं लिखूंगा, बस सभी जितने भी रंग होते हैं सभी रंग लिखूंगे। और एक चीज़ याद रखना कि सीरियल वाइज, जैसे
कौन सा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद ना, इस तरह लिखूँगा। तो सबसे ज़्यादा होता है जिसका, वो है बैंगनी, यानी कि बैगनी। फिर होता है आसमानी, अभी याद कराऊँगा आपको ये भी ना। सबसे पहले क्या होता है, बैगनी होता है, फिर आसमानी होता है, फिर आपका नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला, फिर नारंगी। ये 1 नंबर का आता है, अभी बता रहा हूँ क्या चीज़ आता है। आएगा कि प्रकाश के लिए सबसे कम किसका होता है प्रकीर्णन। प्रकाश के लिए सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो सबसे कम किसका है, लाल का। लाल के बाद मतलब लाल से थोड़ा बड़ा क्या है, नारंगी। तो सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, तो ये आपको क्रम भी याद हो गया। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, मैंने अभी जस्ट पहले थोड़ा बताया था कि आपको मैं क्रांतिक कोण बताऊंगा ना। तो क्रांतिक कोण इसी वक्त अगर हो जाए थोड़ा तो अच्छा रहेगा, मुझे भी और आपको भी। चलो लिखो, हेडिंग डालो यार, क्या करना है, डाली हेडिंग क्रांतिक कोण। जोश, जुनून, जज्बा सब कुछ रहना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जोश, जुनून, जज्बा अगर रहेगा तो आप फोड़ सकते हो, कर सकते हो जो चाहो। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। आप कहोगे सघन माध्यम कहाँ से आ गया, अभी समझा रहा हूँ। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम, देखिए 2 माध्यम है, एक तो सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। जब सघन माध्यम में कोई आपतन कोण बनता है तो विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। देखिए मैं डीपली इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि डीपली आपको आएगा भी नहीं, मतलब आपको आएगा लेकिन एग्जाम में डीपली नहीं आएगा। अगर आ गया 1-2 नंबर पूछ सकते हैं बस, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सभी बोर्ड के लिए है, ऑल बोर्ड है। एंड जैसे किसी बोर्ड में 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, यानी कि कम हुआ है, तो 30% सिलेबस कम हुआ आपका। तो 30% में क्या क्या कम हुआ तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सभी स्टेट का देखते हुए चल रहा है ना, सभी राज्य के लिए। हमारे यूट्यूब पर सभी राज्य की स्टूडेंट है, तो सभी के लिए देखते हुए मैं पूरा NCERT कवर कर रहा हूँ ना। तो इसमें यूपी के लिए मैं बता दूँ, अगर 1-2 कम होंगे बस, और वो है आवर्धन क्षमता है ना, और लेंस की क्षमता ना। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा, अगर पढ़ लोगे या पच नहीं करेगा। और दूसरी बात तो ये कि जो हट गया है लेकिन उसका जो फॉर्मूला है उससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखिए। हटाने से क्या फ़ायदा यार, मैं नहीं समझता यही। देखिए ध्यान समझ, इसको सुनिए, पहले पूरा चैप्टर ही हटा देना चाहिए था अगर हटा रहे तो। देखिए जैसे जो रहेगा, जैसे मान लेते हैं लेंस की क्षमता हट गया, लेकिन लेंस की क्षमता से 100% 1-2 नंबर का आंकिक प्रश्न आएगा। तो लेंस की क्षमता भी बताऊंगा आपको ना, कुछ मैं कट नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो देखिए अब क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या अभी जस्ट मैंने बताया, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, लिखो क्या है, सघन माध्यम लिखो। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। सघन माध्यम में बना वह सॉरी क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण। संगत ना, अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है, आप समझिए इसको। इसका फॉर्मूला है, देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका विरल माध्यम में, कौन से माध्यम में, विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब क्रांतिक कोण समझ में आया। अब इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख लो। फॉर्मूला होता है n = 1/sin होता है। n = क्या होता है, 1/sin। ये फॉर्मूला होता है, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा। तो मैं सब कुछ नोट कराते चल रहा हूँ, न्यूमेरिकल आएगा बता रहा हूँ, इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये पूछता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आवर्धन देख लेते हैं, फिर लेंस की क्षमता देखते हैं। तो ये अधिकांश खत्म होने का कगार पे है ना। चलिए, ये क्रांतिक कोण क्लियर, लिखते चलो भाई। और आपका टेस्ट का सीरीज स्टार्ट करूँगा, शायद जनवरी से स्टार्ट कर दूँ ना,
ध्यान रखिएगा। ये क्रांतिक कोड क्लियर। आवर्धन, अब देखिए आवर्धन किसे कहते हैं? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा, तो ये ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ कैसे समझ में आएगा। पहले इसको लिखना पड़ेगा, लिख लो थोड़ा। किसी लेंस द्वारा, अब छोटा छोटा है ना, 2-3 हेडिंग और है तो मैंने बताया था ना, लेंस अगर बताऊं तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, तो कई लेंस है ना, उसको क्या ज़रूरी है। अभी थोड़ा मैं बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, अगले लेसन में बताऊंगा, या तो इसी लेसन में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ना, इसी लेसन में भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा थोड़ा ना। और लिखना नहीं है ना, तो पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, बने प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है? आई होता है ना। बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात, ओ के अनुपात क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा नहीं आया, अब मैं समझाता हूँ ना। देखिए क्या कहते हैं? किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ। ये चीज़ अगर दोनों याद कर लिए तो याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है यम बराबर आई बटे के ओ। ठीक, अब देखिए आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई याद कर लेना भैया, क्योंकि इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न आएगा आपका। बहुत कम आता है लेकिन आता है का, नहीं तो एग्जाम में शायद नहीं आएगा ना, लेकिन पढ़ तो लो। देखिए यम क्या होता है? आवर्धन होता है, पूछता है कभी कभी ना। तो यम क्या है आपका? आवर्धन क्षमता या आवर्धन का, या यम आवर्धन हो गया। आई क्या है आपका? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इतना आसान था, बस यही याद रहना चाहिए। आई हो तो याद ही करोगे, आई क्या होता है ये भी याद करोगे, ओ क्या होता है ये भी याद करोगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। समझ में आया? तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब एक बचता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बचता है, इसको भी देख लेते हैं अगले पेज में चल के। चलो, अब अगला हेडिंग आपका है लेंस की क्षमता, जो कि शायद इस लेसन का लास्ट हेडिंग बच रहा है, लेंस की क्षमता। बट उसके बाद थोड़ा फार्मूला बताऊंगा, फार्मूला में चलूंगा, और फार्मूला भी विशेष स्तर पर ध्यान देना, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता जिसे किसी लेंस पे प्रकाश की किरणें को उनके मार्ग से मोड़ने की जो क्षमता होती है, ठीक है, मार्ग से मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इसको समझिए, मार्ग से मोड़ने की, जैसे कुछ गुंडे होते हैं, तो अगर कोई लोग जा रहे हैं, कोई आम आदमी लोग जा रहे हैं, तो क्या होता है, गुंडे लोग हटा देते हैं कि तू इधर से हट जा, तो क्या होते हैं? लेंस की क्षमता होते हैं। सपोज दैट यार, सपोज समझ सकते हो ना, अभी जैसे इलेक्शन पड़ रहा है, इलेक्शन, और उसमें जैसे मान लेते हैं कोई मंत्री जा रहा है, या सीएम जा रहे हैं, या पीएम जा रहे हैं, तो उस मार्ग से हम सब नहीं जा सकते, क्योंकि पता नहीं क्या है, लेकिन उन सब जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं, सिर्फ उन सब ही जा सकते हैं उस दिन, ठीक है, क्योंकि सभी जगह बंद रहता है एंड सब सिक्योरिटी से गुच्छी रहती है, बंद रहते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लेंस की क्षमता समझ लो वो है, ठीक। तो यही समझना। तो लिखिए लेंस की क्षमता क्या होता है? किसी लेंस में, किसी लेंस में प्रकाश, किसी लेंस में प्रकाश की किरणें को, किसी लेंस में प्रकाश की किरणें को उनके मार्ग को, उनके मार्ग से क्या है? किसी लेंस में प्रकाश की किरणें को उनके मार्ग से मोड़ने की प्रक्रिया को, मोड़ने की क्षमता को या प्रक्रिया को, इतनी आसान भाषा में क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? किसी लेंस में प्रकाश की किरणें को,
सॉरी, एक मिनट। क्या है लेंस की क्षमता? किसी लेंस में प्रकाश की किरणों को उनके मार्ग से मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर से सुनो, किसी लेंस में प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, P बराबर 100/F। P क्या है आपका? P लेंस की क्षमता है, P क्या है? क्षमता है। और इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक, ये क्या उसका मात्रक डायोप्टर होता है। P क्या है? लेंस की क्षमता। ये अब क्या है आपका? फोकस दूरी। अगर ये वाला फार्मूला आ गया कि P ज्ञात करो ना, लेंस की क्षमता ज्ञात करो, तो ये वाला फार्मूला लगा देना। चलो, तो इसी के साथ ये एंड हुआ, बट अभी थोड़ा फार्मूला बच रहा है। फार्मूला के बारे में समझाना चाहूँगा मैं थोड़ा, और वो फार्मूला आप देख के जाना। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हो तो आंकिक प्रश्न जो पूछेगा उसके बारे में थोड़ा फार्मूला देखे रहेंगे। तो मैं जब आंकिक प्रश्न आपको बताऊँगा, अगले दिन लेकर आऊँगा जो भी वीडियो आएगा इसी लेसन का, तो आंकिक प्रश्न के साथ आएगा। देखिए, अगर आ गया तो देखिए अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न भी लेकर आऊँगा, लेकिन जल्द लाऊँगा। वो मुझे पता नहीं कब लाऊँगा, लेकिन लाऊँगा जल्द ही। बट एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, ये पहला चीज़ 1/F बराबर 1/V धन 1/U, ये फॉर्मूला है फोकस दूरी। अभी अब क्या है? लिखते चलो, याद करते चलो। ये अब क्या है आपका? ये अब समझ लेना, फोकस दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल कैसे हल करें, तो यही चीज़ अगर ये याद रहेगा सब कुछ। प्रतिबिंब की दूरी, U है आपका वस्तु की दूरी। एक फॉर्मूला ये हुआ। कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है कि UVF में संबंध बताइए, तो यही वाला संबंध बताना पड़ेगा, यही निगमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो UVF में आएगा, शायद आता है, बहुत कम है, बट अगर आप सब कहेंगे, आप सबका डिमांड रहेगा, तो इसका मैं निगमन भी बताऊंगा, इसका निगमन ना। ये रहा पहला। दूसरा चीज़ F बराबर होता है, F बराबर R/2 होता है। ठीक, अब कभी कभी ये आंकिक प्रश्न में 1 नंबर पूछ लेता है, लगभग पूछता है, कभी कभी नहीं, लगभग पूछ लेता है कि R बराबर 2F होता है ना। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो आप उसी में भटक जाएंगे और दूसरा लगा देंगे कभी की, और ये एक ऑप्शन देगा, F बराबर 2R, बताओ कौन सा लगाओगे? ये लगाना। ठीक, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करके, ये वाला कभी मत लगाना, गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना। ये बात जरूर ध्यान रखना, 1 नंबर आप कहीं छूट ना जाए, और वही मैं हर एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपका छूट ना जाए। कि कभी कभी आता है उत्तल गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ। वक्रता त्रिज्या और R क्या होता है इसमें बता दे रहा हूँ। वक्रता त्रिज्या होता है, ये अब क्या है आपका? फोकस दूरी है। तो कभी कभी आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, F बराबर R/2, यही होता है। अगर आ गया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो यही होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए, बता रहा हूँ पढ़ के। कहा गया है कि श्वेत प्रकाश के लिए किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है? सबसे कम किसका होता है? प्रकीर्णन, तो लाल रंग का होता है सबसे कम, और सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। ये दोनों याद रखना, 1 नंबर पूछने का अधिकांश चांस है। और कभी कभी पूछ लेता है कि अपवर्तनांक N और क्रांतिक कोण C में संबंध बताइए। क्या क्या? N तथा C में संबंध बताओ। तो भैया इसका संबंध देख लीजिए, N बराबर क्या होता है? 1/sin C। C क्या है आपका? क्रांतिक कोण है। N क्या है आपका? अपवर्तनांक। तो N बराबर 1/sin C। ये आपका क्लियर हुआ ना? बस आज यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और मेहनत को हमारे सफल बनाइए, अपनी मेहनत को ललकारिए, और जुनून जोश वही रहना चाहिए जैसे है। ठीक है, ऐसे बरकरार रखिए, हार मत मानिए। बहुत दिन लड़ाई अभी बाकी नहीं है आपका, 2-3 मंथ है, तो 3 महीने अगर लड़ लोगे तो जीत जाओगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।